ठीक है, चलो कल हमने जो क्लास करी थी उसमें हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन मोटा मोटा समझा था। ठीक है, तो हम उसके भागों की बात कर रहे थे कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन कितने हिस्सों में किया गया, कितने मतलब भागों में किया गया। विभाजन का मतलब क्या है, बांटना, मतलब जो एक जैसे क्षेत्र हैं उन्हें एक साथ रखना, समझ गया ना। तो इस प्रकार से हमारे कितने क्षेत्र आए थे, 8। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को हमने कहा था क्या, गंगा का मैदान। इस वाले क्षेत्र को हमने कहा था तराई। तराई से लगी हुई ये जो काली पट्टी है दोनों जगहों पर, ये किसको क्या कहा था, भाबर। और इस पट्टी के साथ लगी हुई जो ये नीली पट्टी है ये क्या है, शिवालिक। और इस शिवालिक के साथ जो आपका बीच बीच में गैप है किसके साथ, मध्य हिमालय के साथ बने हुए, तो इन घाटियों को हमने कहा था दून घाटियां। दून घाटियां। और इसके अलावा ये वाला जो गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है इसको हमने क्या कहा था, मध्य हिमालय। और उसके बाद जो आपको ये ग्रे कलर का दिख रहा है इसको हमने कहा था बृहद हिमालय। और इस वाले काली पट्टी के बाद का जो क्षेत्र है उसे हमने कहा था ट्रांस हिमालय। तो पूरे उत्तराखंड को हमने 8 भागों में विभाजित कर लिया था। ठीक है, ये मैदानी भाग ये पूरा एक जैसा है, ये वाला भाग एक जैसा है, ये पूरी नीली पट्टी वाला भाग एक संरचना है, बहुत भौगोलिक संरचना। और ये आपको बैगनी कलर के गोलों के अंदर जो दिख रहे हैं वो एक जैसी भौगोलिक संरचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको बीच का भाग दिख रहा है ये एक जैसी भौगोलिक संरचना है, ये वाली संरचना एक जैसी है और ये पार वाली संरचना एक जैसी। इसी आधार पर उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है उसे हमने कितने भागों में बांट दिया था, 8 भागों में बांट दिया था। ठीक है, इसमें से कल हमने इसकी बात कर ली थी। ठीक है, ये और ये गंगा का मैदान और तराई दोनों लगभग एक जैसे भौगोलिक प्रदेश हैं, थोड़ा ऊंचा और नीचे का फर्क है बस, हो गया। दोनों किससे बने हुए हैं, जलोढ़ मिट्टी से। जलोढ़ में भी कौन सी वाली मिट्टी, दोमट मिट्टी, समझ गया ना, जो काफी उपजाऊ मिट्टी है और महीन कणों से निर्मित है। चिकनी और बालुई दो मिट्टियों के मिश्रण से बनी है। ठीक है, इससे ऊपर वाले हिस्से की भी हमने बात कर ली थी, कौन सा, भाबर। भाबर क्या है, मोटा निक्षेप है। जब नदी पर्वतों से अचानक मैदान में प्रवेश करती है तो उसके फैलाव के कारण उसकी जो वहन क्षमता है वो कम हो जाती है, तो मोटे कंकड़ पत्थरों को वो उस मैदान के प्रथम चरण में ही छोड़ देती है। तो 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी ये काली पट्टी क्या है, भाबर है। ठीक है, ये पूरे में होगी भाबर भी, समझ गए ना, ये तराई भी, बस ये उत्तर प्रदेश आ जाता है तो बीच में हमने गैप छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो ये नीले कलर की पट्टी दिख रही है, ये नीले कलर की पट्टी क्या होगी, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक क्या है, जो हमारा हिमालय है, हिमालय के 3 भाग हैं। ठीक है, एक भाग को, सबसे ऊंचाई वाले भाग को बोलते हैं हम बृहद हिमालय, मध्यम आकार वाले को मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक या बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। शिवालिक को क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी। ठीक है, ये जो बृहद हिमालय है ये कितना, आपका 4500 मीटर से ऊंचा, जो भी ऊंचाई है वो 4500 मीटर से किस में आ जाती है, बृहद हिमालय में। बाकी 1200 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक क्या है, मध्य हिमालय। और आपके 700 से 1200 तक क्या है, शिवालिक। ये मीटर में है सारी ऊंचाइयां, किसमें है, मीटर में। ठीक है, तो ये जो शिवालिक है इससे ज्यादा ऊंचा हो जाएगा ये भाग, और ऊंचाई बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। से लिखा है ना, से का मतलब क्या है, 700 से 1200, शिवालिक भी 700 से शुरू हो जाएगी श्रेणी, ऊपर 1200 तक जाएगी। ठीक है, मध्य हिमालय 1200 से शुरू होगी, ऊपर जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते रहोगे, ऐसे बढ़ोगे ऊपर की ओर, तो मध्य हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जैसे चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, समझ गया ना, ये आपका कितने में है,
1600-1700 में एवरेज, समझ गए ना। लेकिन पिथौरागढ़ आते आते ये कितना हो जाता है, 1700-1800। लेकिन पिथौरागढ़ का जो मुंशियारी वाला क्षेत्र है वो कितने में हो जाता है, 2000, 2200, 2400, समझ गया ना। ऊपर खलिया टॉप में जाओगे मुंशियारी का तो वो कितना हो जाता है, 3000, 2800, समझ गया ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर को जाते रहोगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसीलिए से लिख दिया है, इतनी से इतनी ऊंचाई तक, ठीक है। तो शिवालिक इसमें क्या है, सबसे पहले आएगी। शिवालिक सबसे नई है और हिमालय में प्रवेश करते हुए सबसे पहले पर्वतमाला है। अब इसे हिमालय का पाद प्रदेश क्यों बोलते हैं, पाद मतलब पैर, समझ गया ना। देखो हिमालय के कहां पर है, पैरों में स्थित है, इसीलिए क्या बोलते हैं, पाद प्रदेश। और हिमालय का सबसे पहला क्या है, क्षेत्र है, तो इसीलिए बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय, इसको बोलते हैं क्या, मध्य हिमालय, और इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय, समझ गया ना। लेकिन इसे शिवालिक भी बोला जाता है, शिव धन अलग से बना हुआ है ये, समझ गया ना। शिव की भौहें, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिव की भौहें, समझ गया ना। शिव क्या है, इस हिमालय क्षेत्र को हम किससे जोड़ करके देखते हैं, शिव से जोड़ते हैं या नहीं। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में हम ये मानते हैं कि ये एक यौगिक परंपरा के लिए संसार का सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। संसार में बहुत सारे मनीषी, बहुत सारे ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की, और तपस्या में आपको पता है, समझ गया ना, योगियों के जो योगी हैं, आदि योगी कौन है, शिव, वहीं से शुरू हुआ ये सब, समझ गया ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इस क्षेत्र को बहुत ही क्या रहस्यमयी क्षेत्र माना जाता है। तो इसे पूरा क्षेत्र शिव के आपके नाम से ही इस क्षेत्र के अधिकतर नाम है, समझ गया ना। यहाँ आपके शिवालिक से लेकर के ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत तक, समझ गया ना। तो शिव की एक तरीके से देवभूमि भी बोलते हो, समझ गया ना, शिव की भूमि भी बोलते हो। तो वही एक रीजन है कि इस क्षेत्र को क्या कहा गया, शिव की भौहें, समझ गया ना, शिवालिक, तो इसका नाम शिवालिक पड़ गया। शिवालिक भी हिमालय का ही हिस्सा है। कौन सा वाला, सबसे कम ऊंचाई वाला, सबसे नया वाला, जो सबसे क्या है, नीचे है, समझ गया ना, पैरों में है हिमालय के, इसीलिए हिमालय का पाद प्रदेश बोलते हैं। शिवालिक भी भाबर की तरह ही रहने की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, मानवीय आवास की दृष्टि से। क्यों नहीं है, क्योंकि शिवालिक है मिट्टी पत्थर का ढेर। किसका ढेर है, चट्टानें संगठित नहीं हुई हैं, यानी कि मजबूत चट्टानें नहीं है, समझ गया ना। जब भी क्या होता है, वर्षा होती है तो इस क्षेत्र में क्या होता है, कटान हो जाता है, भूस्खलन। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र यह हरी पट्टी है। यहां को भी हो रहा है भूस्खलन, समझ गया ना। यहां को होने वाले भूस्खलन में प्रकृति से ज्यादा मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार है, समझ गया ना। जो हमने अनियंत्रित क्या करा है, विकास करा है, वो ज्यादा जिम्मेदार है मध्य हिमालय में। जबकि शिवालिक में प्राकृतिक रूप से ही भूस्खलन होता है, समझ गया ना। जिन क्षेत्रों में आप देखोगे कि क्या मानवों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसे जंगलों में भी यहाँ क्या होगा, भूस्खलन। आपको पता है कि ये पहाड़ है, समझ गया ना, इसमें बहुत घने जंगल है, लेकिन यहां से साफ हो रखा है, पूरा पूरा ही पहाड़ क्या हो रखा है, भूस्खलन से नीचे गिर रखा है। ऐसा भी होता है शिवालिक में, समझ गया ना। जबकि मध्य हिमालय में कम होता है ऐसा, क्योंकि मध्य हिमालय का जो संगठन है, वो चट्टानों का संगठन क्या हो गया, बंध गया है, चट्टानें कठोर हो गई। ये मलबे का ढेर है, समझ गया ना। जब भी यहाँ पर बारिश तीव्र होती है तो बारिश से मिट्टी बह जाती है, और मिट्टी बह जाती है तो मिट्टी में रुके हुए कंकड़ पत्थर हैं वो सब नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाला जो आपका क्या बेस बना रहता है वो नीचे गिर जाता है, पानी से बह जाता है, समझ गया ना। इसीलिए बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है। यही कारण है कि शिवालिक में भी उतनी आबादी नहीं बसती, समझ गया ना। शिवालिक भी आबादी में क्या है, विरल आबादी है, यहाँ पर सघन नहीं है, समझ गया ना। और उसके बाद क्या आता है, दून घाटियां। दून घाटियां काफी समृद्ध हैं, समझ गया ना, क्योंकि दून घाटियां क्या, सर्दियों में अत्यधिक सर्द और गर्मियों में अत्यधिक गर्म लिखी ना। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, समझ गया ना, वो थोड़ा क्या रहता है, कठोर रहता है। परंतु ये घाटियां ऐसे कटोरे नुमा है, चारों तरफ से क्या है, इधर से शिवालिक से घिरी हुई है, इधर से किससे है, मध्य हिमालय से। कल मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि जैसे दो पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक और मध्य हिमालय क्या कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय एक साथ चल रहे हैं। मान लो ये मध्य हिमालय है
और इसके साथ चल रही है कौन, शिवालिक। ये कौन चल रहा है इसके साथ, शिवालिक, साथ साथ सट करके चल रही है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मध्य हिमालय को शिवालिक ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और उसने अपना रास्ता क्या कर लिया है, बदल लिया, यानी कि दूसरे स्थान पर चली गई और आगे जाकर के फिर वहीं आ गई, आगे जाकर के फिर से वहीं आ गई, फिर से किसके साथ सट करके चलने लग गई, ये लाल वाला मध्य हिमालय, हरी वाली कौन है, शिवालिक। समझ गया ना। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप बना है, ये जो गैप बना, ठीक है, ये गैप पर्वत नहीं है, पर्वतों के बीच की क्या है, घाटियां हैं। कैसी घाटियां, पर्वतों के बीच की घाटी है। तो ये घाटी समतल होगी, समझ गया ना। और दूसरी चीज ये होगी कि ये बाह्य वातावरणों से क्या होगी, थोड़ा आइसोलेट होगी, अलग थलग होगी या नहीं होगी। यहां से लू आ रही है नीचे से, शिवालिक के पार इधर से, तो यहां तो लू चलती है ना गर्मियों में, समझ गया ना, तो ये प्रभावित नहीं होगी। ऊपर से आने वाली जो शीतलहर होगी उसे मध्य हिमालय रोक देगा। ये गड्ढा क्या रहेगा, दोनों जगह से सुरक्षित, ठीक है। अगर यहां कोई नमी है, वाष्पोत्सर्जन होगा, तो बादल भी उठ करके इसी क्षेत्र में बनेंगे, यही वर्षा करेंगे। इसीलिए यहां संवहनीय वर्षा बहुत ज्यादा होती है दोनों घाटियों में, समझ गया ना। अगर आप देखो तो देहरादून में आपको नजर आएगा कि देहरादून में गर्मियों में दोपहर के बाद हर रोज बारिश होती थी। अब तो देहरादून कंक्रीट का जंगल बन गया, समझ गया ना। देहरादून राजधानी बनने के बाद अंधाधुंध विकास हुआ है वहां पर, समझ गया ना। जंगल सारे कट गए, शहरीकरण हो गया पूरा, समझ गया ना। इमारतें ही इमारतें नजर आएंगी, सड़कें ही सड़कें नजर आएंगी, एयरपोर्ट बन गए, समझ गया ना, बस टर्मिनल बन गए, स्टेडियम बन गए, मॉल बन गए दुनिया भर के, रिहायशी क्षेत्र बन गए, समझ गया ना। सड़कें ही सड़कें बन गई। जिन सड़कों की चौड़ाई क्या थी, 3 मीटर थी, वो आपके 20-20, 30-30 मीटर तक चौड़ी हो गई, समझ गया ना। तो राजधानी बनने से वहां पर काफी हद तक क्या, मानवीय बसावट तीव्र हो गई। इसके कारण वहां के जंगल कट गए, नहीं तो देहरादून को क्या बोलते थे, वन नगर। तो वहां का क्लाइमेट अपने आप में बहुत क्या था, अलग तरह का था। यही कारण था, बाह्य वातावरण में, बाह्य वातावरण से उसका संपर्क नहीं हो पाता था, क्योंकि यहां से क्या, मध्य हिमालय ने ब्लॉक कर रखा है, यहां से किसने कर रखा है, शिवालिक ने ब्लॉक कर रखा है। बीच में ये कटोरा सेफ रहता था दोनों तरफ से, समझ गया ना। इसीलिए यहाँ की जलवायु अलग होती थी। यही कारण था कि अंग्रेज यहां आए, उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वनों के बीच में क्या, अपने रिहायशी क्षेत्र बनाए, अपने जो शैक्षणिक संस्थान है, समझ गया ना, उनका स्थापना करी। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, IMA है, समझ गया ना। बहुत तरह के तो अंग्रेजी बसा के गए वहां, समझ गया ना। उसके अलावा स्कूल बसाए, क्योंकि उनके रहने के लिए वो अनुकूल था। अंग्रेज ठंडे प्रदेशों से आए थे ना, समझ गया ना। ठंडे प्रदेश मतलब यूरोप क्या है, ठंडा प्रदेश है। पूरे यूरोप में क्या, कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती हैं, तिरछी ही होती हैं, क्योंकि 23.5 से ऊपर तो जाती ही नहीं है, वो तो काफी ऊपर है, ध्रुवों की तरफ को है, समझ गया ना। उनके लिए अनुकूल वातावरण था, तो यहाँ आकर के बसे, चाहे मसूरी हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे देहरादून हो। इसीलिए ये नगरों में आप देखोगे कि अंग्रेजों की बसावट के कारण ये डेवलप हुए, समझ गया ना। लेकिन आज हमने बहुत अवैज्ञानिक तरीके से इसमें क्या, इसके जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनमें भी अतिक्रमण करा है, तो यहाँ की परिस्थितियां भी बदल रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। नहीं तो 2010 तक भी यहाँ लगातार बारिश होती थी, समझ गया ना। दोपहर तक धूप पड़ेगी गर्मियों में, समझ गया ना, दोपहर बाद बारिश होगी, शांत हो जाएगा, सुहावना मौसम, ठीक है। बारिश भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, इसके कारण चावल भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चावल क्या है, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा। संसार की सबसे अच्छी क्वालिटी की जो बासमती होती थी वो कहाँ होती थी, देहरादून में। इसीलिए तो बसावट ज्यादा है दून घाटी में। इसी दून में, ये दून सबसे लंबा भी है, क्योंकि देहरादून की लंबाई ही 75 किलोमीटर है, और चौड़ाई कहीं पर क्या आपका 32 किलोमीटर तक भी है, 24 से 32 किलोमीटर तो चौड़ी है। और शुरू हो जाती है ये गंगा यानी कि ऋषिकेश से, और खत्म होगी यहाँ यमुना यानी कि विकास नगर में, समझ गया ना। पूरी ये पट्टी यहाँ पूर्व में कहां से शुरू हो जाएगी, ऋषिकेश से, समझ गया ना। ऋषिकेश से ये सपाट पट्टी कहां तक, वहां विकास नगर कोने में जाएगी, समझ गया ना, यमुना तक। यमुना पार फिर हरियाणा शुरू हो जाता है, ठीक है। वहां तक आपको ये पट्टी नजर आएगी, ठीक है। क्योंकि ये शिवालिक तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे आगे भी ये कहां तक जाएगी, पाकिस्तान तक। पंजाब और हरियाणा से होते हुए कहां निकल जाएगी, पाकिस्तान, सिंध नदी तक। यहाँ नेपाल और सिक्किम होते हुए कहां, तीस्ता नदी तक। कहां तक जाएगी,
तीस्ता नदी तक। तो शिवालिक तो पूरी रेंज है, समझ गया ना। उत्तराखंड में उसका विस्तार ऐसे है, ठीक है। और दून घाटियां भी आगे को बढ़ जाती है, समझ गया ना। कहीं कहीं पर और जगहों पर भी है दून घाटियां, लेकिन ये देहरादून जो है हमारे लिए कहां से कहां तक है। हाँ, क्योंकि दून घाटी बनने में शिवालिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यही तय करेगी। अब आगे जाकर के शिवालिक फिर मध्य हिमालय से मिल जाएगी तो दून खत्म, चिपक गई, जैसे यहाँ चिपक रखी है, यहाँ तो दून नहीं है ना। हल्द्वानी से लेकर के शारदा, गोला नदी से लेकर के शारदा नदी तक तो कोई दून नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवालिक किसके साथ सट करके चल रही है, मध्य हिमालय, ऐसे चल रही है दोनों, तो कहां बीच में गैप बनेगा। जैसे ही शिवालिक ने रास्ता छोड़ा वैसे ही बीच में गैप बन गया, तब बनी क्या, दून घाटी, ठीक है। तो दून घाटियों का अपना भौगोलिक महत्व है, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है कौन, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय कितना है, 1200 मीटर से 4500 मीटर तक की जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये मध्य हिमालय, ठीक है। ये अपेक्षाकृत शिवालिक से क्या है, मजबूत भी है, पुराना भी है, समझ गया ना। इसीलिए इसका जो चट्टानों का संगठक है, समझ गया ना, ये ऐसे नहीं बना है, ऐसे मलबे का ढेर नहीं है, बल्कि इसकी चट्टानें क्या है, सीधी बन चुकी हैं, कठोर बन चुकी हैं, समय के साथ परिपक्व हो चुकी हैं, समझ गया ना। तो उतना भूस्खलन तो नहीं होता है, लेकिन होता है भूस्खलन, तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि पहाड़ी ढलान तीव्र होते हैं ना, समझ गया ना। ऊपर की मिट्टी में तो कटान होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि शिवालिक की तरह अंधाधुंध हो रहा है, समझ गया ना। होता है, समझ गया ना, शिवालिक जितना नहीं होता प्राकृतिक तरीके से, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से आपने पहाड़ है, समझ गया ना, सड़क बनाने के लिए इस पहाड़ को ऐसे काट दिया यहां पर से, ठीक है, ऐसे इस पहाड़ को यहां पर से काट दिया सड़क बनाने के लिए। तो अब ये बताओ इसका गुरुत्व कहां आ गया, यहां। तो सीधी सी बात है कि इस हिस्से को तो लुढ़क करके यहीं आना है फिर, या मकान बनाने के लिए या दूसरी चीजों के लिए आपने कटान अवैज्ञानिक तरीके से करे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो उसका क्या, जो सीधी दीवार है वो आकर के गिरेगी फिर, समझ गए ना। जैसे ऑल वेदर सड़क में आजकल आपने देखा होगा कि जगह जगह क्या हुआ है, भूस्खलन, क्योंकि 90 डिग्री में काट दिए हैं पहाड़। ये पहाड़ है, समझ गया ना, कहां कटिंग कर दी है, बिल्कुल 90 डिग्री में, समझ गया ना। ऐसे ऐसे सड़क बना दी है यहां पर काट करके, ठीक है। अब कहां इसका बेस कहां जा रहा था, यहां तक, इस पहाड़ का बेस कहां तक था, यहां तक था ऐसे, ठीक है। आपने यहां कटिंग कर दी है, ठीक है। तो अब ये बेस कहां पहुंच गया है बताओ, ऐसे हो गया ना पहाड़, अब सीधा खड़ा ऐसे हो गया। अब ये बताओ ये कोना गिरेगा या नहीं, नीचे गिरेगा, गिरेगा ना। इसके कारण हो रहे हैं हमारे मध्य हिमालय में भूस्खलन के सबसे ज्यादा कारण क्या है, हाँ, ठीक है। बादल फटना तो देखो प्राकृतिक घटना है, उसे तो आप रोक भी नहीं सकते हो, समझ गया ना। बस ये है कि हमारा क्लाइमेट थोड़ा बहुत हमारे नियंत्रण में रहे, मतलब नियंत्रित रहे, अनियंत्रित वृद्धि ना हो क्लाइमेट में, वैश्विक ताप वृद्धि, तो बादल फटने की घटनाएं भी क्या हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी वो एक प्राकृतिक घटना है, समझ गया ना। कि आसमान से ही पानी का गुबार नीचे गिर गया है तो फिर तो बहना ही है। सामान्य स्थितियों में क्या, यहाँ पर अनधिकृत जो निर्माण कार्य हुए हैं, अवैज्ञानिक निर्माण कार्य हुए हैं, उनसे भूस्खलन, समझ गया ना। नहीं तो ये परिपक्व क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका लोगों के लिए अनाज उगाने के लिए भूमि भी है, नदियों द्वारा यहाँ पर जल स्रोत भी बनाए गए हैं, समझ गया ना। जो नदियों के जल स्रोत है और अनाज के लिए भूमि है अनाज उगाने के लिए, उसी के कारण प्राचीन काल से ही बसावट है। बसावट आज की नहीं है। उत्तराखंड में तो भारत में जो आवास के, मानवीय आवास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं, समझ गया ना। जैसे क्या, भारत में मानवीय आवास के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, उनको माना जाता है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, समझ रहे हो। वैसे ही हमारे हिमालय में मानव के आवास के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं, लाखोटियार है या नहीं है, समझ गया ना। लगभग उतने ही पुराने हैं। तो आप ये सोच लो कि ये क्षेत्र आबादी विहीन कभी नहीं था, हमेशा से आबादी थी, यहां पर हमेशा से लोग रह रहे थे। उसी के तो प्रमाण है लाखोटियार और अन्य गुफाएं भी, समझ गया ना। चाहे वो हुडली में हो, चाहे वो किमनी में हो, चाहे वो लेथाप में हो, चाहे वो फड़का नौली में हो, चाहे वो रामगंगा घाटी में हो, जहां जहां मानवीय आवास के साक्ष्य मिले हैं प्राचीनतम, समझ गया ना, वो यह भी सिद्ध करते हैं कि ये क्षेत्र कभी वीरान नहीं था। ये नहीं कि बाहर से लोग आए, जैसे ऋग्वैदिक कालियों में आर्यों के आने का घटना है, समझ गया ना। उसके बाद अन्य लोग जैसे चंद पवार हैं, इनके भी बाहर से आने की घटना है। ऐसा नहीं है, यहाँ
जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो हमेशा से रह रहे थे, यहाँ तक कि आदि मानव के काल से रह रहे थे, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ के ये जो शैलाश्रय हैं, यानी कि पत्थरों में बनाए गए घर हैं, यानी कि गुफाएं हैं, जो समझ गया ना। तो हमेशा से ही मानव रह रहा था। तो मानव ने कैसी जगहों चुना रहने के लिए? जहां पर्याप्त मात्रा में खाना मिल जाए, जहां पीने के लिए पानी मिल जाए, और जहां थोड़ा बहुत सुरक्षा भी हो। समझ गया ना। खड़े पहाड़ों के नीचे कोई नहीं रह रहा है, सबको पता है ऊपर से पत्थर गिरेगा, मलबा गिरेगा। समझ गया ना। सब लोग कहां पर रह रहे हैं? जहां खेत बन सके। नदी की घाटियों में ज्यादा आबादी है पहाड़ों में, है या नहीं है? या उन हिस्सों में जो पहाड़ियां थोड़ा क्या है, कम ऊंचाई की हैं, और दोनों तरफ खेत काट करके, ढलान को काट करके खेत बनाए जा सके सीढ़ीदार, ऐसी जगहों पर तो लोगों की बसावट हुई है। ये खेत कोई प्रकृति ने थोड़ी दिए हैं, ये तो लोगों ने बनाए हैं ना। चाहे ये 1 लाख साल पहले बने हो, 10,000 साल पहले बने हो, 5,000 साल पहले बने हो। वैसे कृषि का आरंभ 5 से 7,000 साल पहले माना जाता है भारत में, नवपाषाण काल में। भारत में कृषि करने के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ 5,000 साल पुरानी बस्ती है ईसा से। तो आज से 7,000 साल पुरानी हो गई या नहीं? ईसा से कितनी है? 5,000 साल। जो पाकिस्तान में चला गया मेहरगढ़, वो भारत में कृषि करने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। समझ गए ना। तो तभी लोगों ने काटे होंगे खेत। समझ गए ना। ढलान में कृषि करने में दिक्कत हो रही होगी तो काटे होंगे उन्होंने। उसके बाद ही तो हुआ होगा ये, क्योंकि सबसे प्राचीन तो वही है, उसके बाद बने इसका मतलब। ठीक है। नदी घाटियां पहले से समतल थी, वहां पर भी लोगों ने खेत बनाए हैं। नदी के, जिन्हें बगड़ बोलते हो, सेरा बोलते हो, वो चपटे मैदान है या नहीं, सपाट मैदान, समझ रहे हो, वो ज्यादा उपजाऊ हैं क्योंकि वहां सिंचाई के संसाधन है। नदी की घाटियों की ऊंचाई समुद्र तल से थोड़ा कम होती है, पहाड़ थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं, पहाड़ ठंडे होते हैं, समुद्र तल क्या होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप क्षोभ मंडल में, किसमें? क्षोभ मंडल, समझ गया ना। क्षोभ मंडल में जब ऊपर की तरफ जा रहे होगे तो ये सोच लो कि प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गया ना। ये जो आपके पृथ्वी की सतह है, इससे ऊपर जो आपका, जिसमें जीवन है, समझ गया ना, 14 किलोमीटर ऊंचाई तक की जो वायुमंडलीय परत है, ये समझ गया ना, इस परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में ये नियम लागू होता है कि आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो तापमान कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। औसतन यही रहेगा। इसीलिए समुद्र तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो 1650 मीटर ऊपर कितना होगा? 10 डिग्री हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि समुद्र तल पर कितना था? 20। ऊंचाई कहां से मापी जाती है? समुद्र तल से। समुद्र तल से 165 आए तो 1 डिग्री कम हो गया, 1650 आए तो 10 डिग्री कम हो जाएगा। होगा या नहीं? तो हिमालय में जितना ऊपर जाते रहोगे, 1414 किलोमीटर तक तो है ही ये सीमा। हिमालय कितना है? 8,848। तो हिमालय इसके अंदर ही है ना। तो हिमालय में जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड होगी। समझ गए ना। जितना ऊपर आप हवाई जहाज से उड़ान भर रहे हो और आपका हवाई जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, समझ गया ना, उसकी खिड़कियां खोल दी जाए तो आप जम जाओगे, इतनी ठंडी हवाएं होंगी। समझ गया ना। वो तो वातानुकूलित होता है ना, आप बाहर के संपर्क में नहीं आते, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। ऊपर तो बहुत ठंड होती है। समझ रहे हो? कहां तक? केवल क्षोभ मंडल तक। समताप मंडल में फिर चीजें बदल जाती है। ठीक है। क्षोभ मंडल में ये तापमान, सामान्य ताप ह्रास का नियम लागू होता है। इसीलिए जब हवाएं ऊपर उठती हैं तब ठंडी पड़कर के संघनित होती हैं और बादल बनाती हैं, और उसी से क्या होती है? वर्षा। मौसम संबंधी सारी जितनी घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में घटित होती है। समझ गया ना। यही कारण है कि हम जितना ऊंचाई पर चढ़ेंगे हिमालय में, क्या होगा? ठंडक बढ़ती जाएगी। क्या होगा? ठंड बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? तो हिमालय के इन भागों में कम ठंड होगी, ऊपर को जाते हुए ठंड बढ़ती चली जाएगी। उसका सिद्धांत कहां से आए? सामान्य ताप ह्रास के नियम के कारण। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, यहां मानवीय बसावट भी आप देखोगे। जो थोड़ा ताप में क्या है क्षेत्र, थोड़ा जिनका ताप ऊपर है, वो कहां होंगे? नदी घाटियों में। नदी घाटी क्या होती है? नदी काट काट करके उसे गहरा कर देती है ना। तो समुद्र तल से मान लो ये पहाड़ है, समझ गया ना, इसकी ऊंचाई है आपका 1500 मीटर। तो ये घाटी जो नीचे है, जहां नदी बह रही है, इसकी कितनी हो जाएगी? 600, 700, 800 मीटर होगी।
समझ गए ना। तो आप सोच लो, ये 15 है, ये 600 है, 900 डिग्री का अंतर हो गया, 900 मीटर का अंतर हो गया। 900 को 165 से भाग दे दो, लगभग 17 से, 17×5 = 85, लगभग लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तापमान होगा ना। यानी कि आप यहां पर हो, समझ गए ना, और आप काली नदी के तट पर जाओगे, समझ गए ना, या सरयू नदी के तट पर जाओगे, तो यहां से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा कम है या नहीं है। तो वो थोड़ा गर्म क्षेत्र है, और वहां पर पानी भी आसानी से मिल जाता है, समझ गया ना, समतल मैदान है, नदी हर साल क्या करती है, मिट्टी बदल देती है वहां की, तो ज्यादा उपजाऊ है, इसीलिए नदी घाटियों पर ज्यादा बसावट है, घनी बसावट है। समझ गया ना। आप गढ़वाल की तरफ चले जाओगे, समझ गया ना, तो वहां के अधिकतर नगर आपको किसके किनारे नजर आएंगे, नदी घाटियों। कुमाऊं की तरफ तो फिर भी कम है, वहां की तरफ ज्यादा है, समझ गया ना। इसीलिए तो उसे केदार खंड कहा गया। केदार मतलब सिंचित भूमि का क्षेत्र, जहां सिंचाई करना आसान हो, जहां जल भराव करना आसान हो, समझ गया ना। इसीलिए केदार खंड कहा गया उसको। किसमें, स्कंद पुराण में, जो आपके उत्तराखंड का पौराणिक क्या है, ग्रंथ है, जिसमें सबसे विस्तार से चर्चा होती है इस क्षेत्र की। तो उसमें मानस खंड में आपको क्या कम क्षेत्र मिलेंगे, जो नदी किनारे यहाँ वाले ज्यादा होंगे, लेकिन छोटी छोटी नदियों के किनारे भी लोग बसे, समझ गया ना। इसी के कारण बसावट ज्यादा हुई, समझ गया ना। और मध्य हिमालय में भी इन क्षेत्रों में बसावट ज्यादा होगी, इन क्षेत्रों में बसावट ज्यादा होगी, चाहे पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो, नैनीताल हो, समझ गया ना। नैनीताल का सारा, अगर आप नैनीताल में काठगोदाम से प्रवेश करोगे ऊपर की तरफ, तो नैनीताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर सब इसी में आएंगे, समझ गया ना। अल्मोड़ा में देखोगे तो अल्मोड़ा में आपका, अल्मोड़ा, समझ गया ना, सोमेश्वर सब किस में आएंगे, कसार देवी वगैरह इसी में आ जाएंगे सब। ठीक है। उधर बागेश्वर में जाओगे, कपकोप, कपकोट, कांडा, गरुड़ सब किस में, इसी मध्य हिमालय में। ठीक है। इधर पिथौरागढ़ से मुंशियारी तक किस में, सारे मध्य हिमालय में, सोर घाटी से मुंशियारी तक। ठीक है, सब इसी में आएंगे। चंपावत का आपका जो सूखी दांग है, वहां से लेकर के लोहाघाट तक, चंपावत, लोहाघाट, पाटी सब किस में आ जाएंगे, मध्य हिमालय में। ठीक है। उसके अलावा इधर की तरफ जाओगे तो पौड़ी का पूरा आपका क्या, दोगड्डा से लेकर के पौड़ी, समझ गया ना, लैंसडाउन, श्रीनगर सब किस में होंगे, मध्य हिमालय। चमोली में ऊपर तक, समझ गया ना, गोपेश्वर है, जोशीमठ है, समझ गया ना, वहां माणा तक, बद्रीनाथ तक सब किस में आएगा, मध्य हिमालय में। रुद्रप्रयाग में पूरा केदारनाथ तक किस में आएगा, मध्य हिमालय में। ठीक है। टिहरी पूरा का पूरा मध्य हिमालय, चाहे टिहरी का चंबा हो, समझ गया ना, चाहे आपका क्या उसका पुरानी टिहरी हो, नई टिहरी हो, धनौल्टी हो, सब उसी में आएंगे। ठीक है। देहरादून का दून घाटी को छोड़ करके सारा मध्य हिमालय, केवल दून घाटी है किसमें, घाटी जो इसका समतल क्षेत्र है, देहरादून का कोई भी क्षेत्र तराई में नहीं आता, ये ध्यान रखना, केवल दून घाटी है समतल, बाकी सारा जौनसार भाबर जिसे आप बोलते हो, ये पूरा क्षेत्र, समझ गया ना, त्यूनी, चक्राता, समझ गया ना, ये सारे क्षेत्र किसमें आते हैं, मध्य हिमालय में। ठीक है। उसके अलावा उत्तर काशी का पूरा क्षेत्र किसमें आएगा, पूरा मतलब जो बसावट वाला क्षेत्र है वो मध्य हिमालय में। ठीक है। तो इसका मतलब मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा बसावट है। अगर उत्तराखंड के मैदानी भागों को छोड़ दो, यहां तो जनगणना तो होगा ही, उत्तराखंड की जनगणना में जनगणना तो सबसे ज्यादा कहां पढ़ते हो, कहां, इनमें सबसे ज्यादा जनगणत्व है ना, सबसे ज्यादा जनगणत्व होगा मैदानों में, सबसे जनगणत्व होगा जिनके अधिकतर भाग में बृहद हिमालय है, यानी कि उत्तरकाशी, समझ गया ना, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, ठीक है, और बागेश्वर, टिहरी, 6 जिले तो हैं जिनमें ग्लेशियर आते हैं, बृहद हिमालय, तो वहां कम होगी लोगों की बसावट, समझ गया ना। यहां ये मैदान है तो लोगों की बसावट ज्यादा होगी। अगर मैदानी भाग को छोड़ दो, मैदान को अलग छोड़ दो, समझ गया ना, तो पर्वतीय भागों में सबसे ज्यादा जो बसावट मिलेगी लोगों की, वो कहां मिलेगी आपको, मध्य हिमालय में, क्योंकि यहां पर संसाधन है, भोजन, पानी, जो भी आपके आवास हैं उसके लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं, क्योंकि पहले के लोगों की प्राथमिकता क्या थी, रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो थी। आज की हो गई ना गाड़ी, फ्रिज, टीवी, सब कुछ, मोबाइल, समझ गया ना, पहले के लोगों की नहीं थी। जब मनुष्य ने बसावट बनाई तो उस समय उसने किसको ध्यान में रखा, इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखा। ठीक है। मनुष्य ने इस सारी क्षेत्र को इन सब में ध्यान में रख करके बनाया। ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी, और एक चरण ऐसा आएगा,
समझ गया ना। कहाँ, मिलम वगैरह गांव के बाद आपको कोई गांव दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां क्या हो जाएगा, बृहद हिमालय। क्योंकि बृहद हिमालय में कुछ उगता ही नहीं है, तो लोग खाएंगे क्यों, क्या, और खाने को नहीं होगा तो रहेंगे किस चीज में, बताओ, मरते नहीं हो जाएंगे, बताओ। समझ गया ना, यहाँ बर्फ ही बर्फ ढकी पड़ी है, तो लोग किस चीज में उगाएंगे। बृहद हिमालय में तो कोई चांस ही नहीं है, वहां तो प्राकृतिक वनस्पतियां भी नहीं उगती बृहद हिमालय में। काई काई या लाइकिन वगैरह जो उगते हैं वो किस में उगते हैं, बृहद हिमालयी खड़े ढालों पर, जहां बर्फ नहीं रुक रही लेकिन पानी रिज रहा है, उन क्षेत्रों में। ठीक है, बाकी वहां वनस्पति भी नहीं होती। वनस्पति उगने के लिए मिट्टी चाहिए ना, बर्फ में थोड़ी वनस्पति उगेगी। बुग्याल मध्य हिमालय में होते हैं। मध्य हिमालय आपने 4500 पढ़े हैं, और बुग्याल कितने तक हैं, 3500 से 3800, 4000 तक बुग्याल होते हैं, बस, उससे ऊपर थोड़ी बुग्याल है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसमें आबादी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गया ना। 1600, 1700, 1800, 2000, 2400 तक बहुत सघन आबादी है, उसके बाद कम है। लेकिन ओवरऑल अगर उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में देखेंगे तो सबसे घनी आबादी या सबसे सघन जनसंख्या कहां बसी होगी, मध्य हिमालय में। शिवालिक है नहीं बसने जैसा, ठीक है। उच्च हिमालय और कौन सा, ट्रांस हिमालय तो बर्फ से ढका रहता है, वहां तो है ही नहीं जीवन के लिए दशाएं। समझ गया ना। तो लोगों ने कहा किसको चुना रहने के लिए, यहाँ पहाड़ में अधिकतर लोग इस मध्य हिमालय में रह रहे हैं। ठीक है, तो मध्य हिमालय आपका, कल मैंने आपको बताया था कि इसकी चोटियां भी किसमें, अलग अलग उसमें बटी हुई हैं चोटियां भी। ठीक है, जो इसका श्रेणी है मध्य हिमालय भी बटा हुआ है। समझ रहे हो। इसमें आपको कल मैंने बताया था कि इधर वाला क्षेत्र काठमांडू की घाटी में आ जाता है, ये अल्मोड़ा रानीखेत की श्रेणी में आ जाता है, ये मसूरी की श्रेणी में, ये नागटिब्बा में। समझ गया ना। बाकी हिमाचल धौलाधार में, समझ गया ना, हिमाचल किस में आता है, धौलाधार। उसके बाद जम्मू कश्मीर किस में, पीर पंजाल। ये 6 चोटियां हैं। अगर देखोगे तो ऊंचाई के क्रम में ऐसे बढ़ेगा, ये थोड़ा ऊंचा, ये इससे ज्यादा ऊंचा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, और ये इससे ज्यादा। मध्य हिमालय पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादा ऊंचा है। काठमांडू की घाटी से अगर हम ऐसे पश्चिम की तरफ निकलेंगे तो हिमालय ऊंचा होता जाएगा। कौन सा वाला, मध्य हिमालय की बात कर रहा हूं। बृहद हिमालय तो पूरब की तरफ ज्यादा ऊंचा है, मध्य हिमालय कहां ऊंचा है, पश्चिम की तरफ। पूर्व में कम ऊंचा होगा, पश्चिम में ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। समझ गया ना। तो यहां पर आपका काठमांडू की घाटी से ऊंचे होंगी कौन, अल्मोड़ा रानीखेत की श्रेणी। उससे ऊंची कौन होंगी, मसूरी की श्रेणी। उससे ऊंची नागटिब्बा, नागटिब्बा से ऊंची धौलाधार, धौलाधार से ऊंची कौन, पीर पंजाल। समझ गया ना। पीर पंजाल के बाद वहां काराकोरम शुरू हो जाता है। ठीक है, हिमालय खत्म। समझ रहे हो। पीर पंजाल बिल्कुल किससे सटा हुआ है फिर, काराकोरम से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। कल मैंने आपको बताया था कि हिमालय ऐसे है, हिमालय के ऊपर फिर एक और श्रेणी है धौलाधार, धौलाधार के ऊपर एक और है, कौन सी, सॉरी जास्कर, जास्कर के ऊपर एक कौन सी है फिर, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे से सटी हुई है। ठीक है, जो हिमालय है, हिमालय का जो मध्य हिमालयी भाग है जिसमें बसावट है, वो पूर्व में कम ऊंचा है, पश्चिम की तरफ ज्यादा ऊंचा। ठीक है, ये मध्य हिमालय हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय है हिमाद्री। बृहद हिमालय का मतलब क्या है, हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब जो हमेशा हिम से ढके रहती है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक। समझ गया ना। संसार के जो क्या है, अंटार्कटिका आर्कटिक के बाद सबसे बड़े ग्लेशियर है। समझ गया ना। वो सब कहां पाए जाते हैं, इन हिमालयी क्षेत्रों में, पूरे बृहद हिमालय। उत्तराखंड में भी उसका कुछ हिस्सा है। बहुत सारी चोटियां ऐसी हैं जो संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। समझ गया ना। और उसके अलावा क्या, इसके अलावा जो ग्लेशियर है हिमालय में, बड़े बड़े ग्लेशियर, समझ गया ना, जिनकी लंबाई 30-30 किलोमीटर तक है, वो भी कहां है, इस आपके उत्तराखंड हिमालय में, बृहद हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय जाना जाता है अपनी ऊंची चोटी ग्लेशियरों के लिए। समझ गया ना। क्यों, क्या बोला मैंने, सामान्य तापह्रास नियम के कारण 5000 से ऊपर की चोटियों में तो हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, 0 डिग्री।
वहां तो एक बूंद भी बारिश गिरेगी तो किस रूप में गिरेगी? बर्फ ना। बर्फ, पानी कितने में जम जाता है? बर्फ क्या है? पानी की ही तो क्या है, एक फॉर्म है ना, ठोस, द्रव और गैस। तीन ही, पानी एक ऐसा आपका क्या है, द्रव्य है जिसकी क्या, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं होती हैं। समझ गए ना? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर 0 हुआ तो पानी किस में बदल जाएगा? लिक्विड से बर्फ में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। समझ गया ना? तो पानी जब ठोस में बदलता है तो बर्फबारी हो जाती है। जब यहाँ ऑलरेडी 0 चल रहा है तो आसमान से जो भी चीजें गिर रही है वो बूंद के रूप में गिरने के बजाय किसके रूप में गिरती हैं? बर्फ के रूप में। किसके रूप में गिरती हैं? बर्फ के रूप में। तो वहां की तो हर बारिश क्या होती है? बर्फबारी होती है। समझ गया ना? क्योंकि हर समय टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री से कम है। 0 डिग्री से कम टेम्परेचर है हर समय, सामान्य तापह्रास के नियम के कारण। तो हिमालय का उच्च क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह क्षेत्र भारत का वाटर टैंक है। क्या है? वाटर टैंक। समझ रहे हो? भारत के जो भी उपमहाद्वीप में बहने वाली बड़ी नदियां हैं उन सबका स्रोत है ये। यहीं से आता है पानी। और इसकी खासियत क्या है? जब पानी सूखना चाहिए इसमें बढ़ जाएगा। जब पानी सूखना चाहिए इनमें पानी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ गया ना? मध्य हिमालय की ये पट्टी अभी नवंबर से लेकर के कहां तक? अप्रैल तक पूरी बर्फ से ढकी होगी। 8-8, 10-10 फीट तक बर्फ होगी केदारनाथ वगैरह में। इतना जो बर्फ है जो इकट्ठा हुआ है वहां, ये पानी का ही तो भंडार है। समझ गया ना? अप्रैल आएगा ये सब पिघलेगा, सब नदियों की पानी बढ़ा देगा। और पानी कैसा बढ़ाएगा? साफ। बारिश की तरह गंदा पानी नहीं आएगा जो अपने साथ अवसाद ला रहा होगा, साफ पानी बढ़ेगा। अभी काली नदी को देखोगे, टेम्परेचर क्या हुआ, पानी का स्तर क्या होगा? नीचे। समझ गए ना? अभी अप्रैल में जाओगे, कोई बारिश नहीं हुई होगी, पानी ऊपर चढ़ गया होगा। किसके कारण? ये बर्फ पिघलेगी। कुछ ग्लेशियर पिघल रहे होंगे, लेकिन अधिकतर कौन पिघल रहा होगा? इसमें जो ये 5-6 महीने भंडार जमा हुआ है ना, ये सब पिघल करके कहां आएगा? नदियों में आएगा। नदी का जल स्तर बढ़ जाएगा। नदी का जल स्तर बढ़ना हर प्रकार से फायदेमंद है, आपके पेयजल के लिए भी, आपके सिंचाई के लिए भी, आपके जल विद्युत उत्पादन के लिए भी, हर किसी चीज के लिए है या नहीं है? समझ गया ना? तो ये सींच रहा है। समझ गया ना? पूरे मानव को भी सींच रहा है, आपकी कृषि को भी सींच रहा है। समझ गया ना? और आपकी आधुनिक जरूरत है जिसके बिना आप क्या कुछ कर ही नहीं सकते हो। किसके बिना? बिजली, ऊर्जा के बिना कुछ कर सकते हो नहीं। इसका स्रोत क्या है बताओ? क्या है? जल है ना? समझ गया ना? अन्य चीज भी है, जीवाश्म है, लेकिन क्या, जल का अपना महत्व है, जल विद्युत का अपना महत्व है ना। हालांकि आपकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है आज भी 70% ऊर्जा किससे होती है? कोयले से उत्पादित होती है। समझ गया ना? लेकिन 18 से 20% ऊर्जा पानी से भी तो उत्पादित होती है। समझ गया ना? और हमारे जैसे क्षेत्र जहाँ कोयला नहीं है, समझ गया ना, जहाँ तेल नहीं है, खनिज तेल, पेट्रोलियम, ऐसे क्षेत्रों में तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा बताओ? जल विद्युत ही होगी ना। और वो है भी अभी भी। समझ रहे हो? तो उसके लिए सब ये उत्तरदायी है जो आपके हिमालयी ग्लेशियर है। ठीक है? और 4500 मीटर से ऊपर की हर चोटी हमेशा किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। 4500 मीटर। समझ गया ना? नंदा देवी, कामेत, समझ गया ना, पंचाचूली, त्रिशूल, नंदाकोट, ठीक है, उसके बाद माणा, चौखंबा, हाथी, गौरी, और आपका बंदरपूंछ, समझ गया ना, गंगोत्री, ये सारे जितने भी ऊंचे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है? 6.5, 7, 7.5 तक। समझ गया ना? नंदा देवी कितने में है? 7,817 मीटर में, यानी कि 8,000 मीटर के करीब करीब। समझ गया ना? जो सबसे ऊंची चोटी है इस पूरे आपके उत्तराखंड की। ठीक है? तो वो क्या, उत्तराखंड की सबसे ऊंची है और भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची, कंचनजंगा के बाद यही आती है। क्योंकि एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है, वो तो सब कहाँ है? नेपाल में है ना। और केटू काराकोरम में है। हिमालय की श्रेणी थोड़ी है वो, काराकोरम अलग श्रेणी है। ऑस्टिन गॉडविन जो दुनिया की सबसे